हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेपर गुरु। आज हम यूजीसी नेट सेट कॉमर्स का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर ऐसे ही यूजीसी नेट सेट के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स? निम्नलिखित में से कौन से इक्विटी शेयरधारकों के अधिकार है? नीचे कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसमें से देखेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के कौन से राइट्स है वो। तो ए वाला ऑप्शन है राइट टू इनकम, आय का अधिकार। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के अर्निंग में से हिस्सा मिलता है। मतलब जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, हम इसे डिविडेंड कहते हैं। तो राइट टू इनकम का मतलब है कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी का अधिकार, तो ये वाला अधिकार उनके पास होता है। बी है राइट टू क्लेम डिविडेंड, लाभांश का दावा करने का अधिकार। शेयर होल्डर को हमेशा डिविडेंड मिले ऐसा नहीं होता। डिविडेंड देना है या नहीं ये कंपनी के ऊपर होता है, तो शेयर होल्डर का ये फिक्स राइट नहीं होता, इसके लिए ये वाला राइट उनके पास नहीं है। सी है राइट टू कंट्रोल, नियंत्रण का अधिकार। इक्विटी शेयर होल्डर के पास कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन में वोट करने का अधिकार होता है, जैसे कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव, पॉलिसीज अप्रूव करना। तो राइट टू कंट्रोल का मतलब है कि कंपनी के अफेयर्स में हिस्सा लेना और वोट करना, तो ये वाला अधिकार उनके पास होता है। डी है राइट टू लिक्विडेशन, परिसमापन का अधिकार। अगर कंपनी बंद हो जाती है या लिक्विडेट होती है तो सबसे पहले कंपनी के डेट्स चुकाए जाते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी बंद होने के बाद भी बचे हुए असेट्स में से हिस्सा मिलता है, तो ये वाला भी अधिकार क्या है उनके पास है। ई ऑप्शन है प्रीएम्प्टिव राइट्स। प्रीएम्प्टिव राइट्स में क्या होता है कि जब कंपनी अपने नए शेयर्स पब्लिक को इशू करती है तो उस कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास पहले मौका होता है कि वो शेयर्स न्यू इशू होने वाले वो खरीद सके, ताकि उनकी जो ओनरशिप परसेंटेज है वो कम ना हो। तो ये वाला भी अधिकार क्या है उनके पास होता है। तो ए सी डी ई ये अधिकार उनके पास है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टू कंप्यूट लेबर मिक्स वेरिएंस? लेबर मिक्स वेरिएंस की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो हमें लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला पूछा है। पहले लेबर मिक्स वेरिएंस क्या है ये देख लेते हैं। जब किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में अलग अलग कैटेगरीज ऑफ लेबर होती है, जैसे कि स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर, तो आप एक स्टैंडर्ड मिक्स बनाते हो। मतलब किसी भी टाइप का लेबर कितना परसेंटेज होगा ये हम बनाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में काम होता है तो वो मिक्स अलग हो सकता है। तो एलएमवी का पर्पस होता है ये देखना कि लेबर मिक्स में जो चेंजेस आया है उसका कॉस्ट पर क्या इफेक्ट हुआ है या उसका क्या कॉस्ट पे इम्पैक्ट हुआ है। तो हमारा एलएमवी का फॉर्मूला है LMV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन इज नोन एज। विषम समरूपी क्रिप्टो प्रणाली और हैश फंक्शन का उपयोग करके की गई प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ई कॉमर्स, सेकेंड वर्चुअल सिग्नेचर, थर्ड डिजिटल सिग्नेचर एंड फोर्थ है ई वेरिफिकेशन। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन का यूज करके जो ऑथेंटिकेशन होता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर, जो कि ऑप्शन नंबर 3। अभी समझ लेते हैं ये कैसे होता है। तो असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का मतलब है कि यहाँ पे दो सिस्टम की यूज होते हैं। पहला है पब्लिक की सिस्टम और दूसरा है प्राइवेट की सिस्टम। हैश फंक्शन का मतलब है
कि एक छोटा सा डिजिटल फिंगरप्रिंट। जब हम डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं तो सबसे पहले हम मैसेज का हैश निकालते हैं, फिर उस हैश को अपने प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करते हैं। ये एनक्रिप्टेड हैश होता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है, अपनी तरफ से उसका हैश निकालता है और सेंडर की पब्लिक की से डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करता है। अगर दोनों हैश मैच करते हैं तो मैसेज ऑथेंटिकेट हो जाता है, मतलब मैसेज असली है और सेंडर ने ही सेंड किया है या भेजा ही, ये हमें समझता है। फोर्थ क्वेश्चन, what is the time limit within which an information is to be provided regarding the life and liberty of a person under RTI Act 2005? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी कितने समय में प्रदान की जानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 30 डेज, सेकेंड 24 आवर्स, थर्ड 60 डेज एंड फोर्थ है 48 आवर्स। तो क्वेश्चन में पूछा है आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से लाइफ और लिबर्टी से जुड़ी जानकारी के लिए टाइम लिमिट कितना होता है? तो आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन। नॉर्मली आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब यूजुअली 30 डेज के अंदर मिल जाता है, लेकिन जब सूचना व्यक्ति के लाइफ से जुड़ी हो या लिबर्टी से जुड़ी हो तो लॉ कहती है कि ऐसे मामले में जो सूचना है वो 48 आवर्स के अंदर मिल जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 48 आवर्स। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर promotes control and coordination within a department because of similarity in the tasks being performed? कौन सी संगठनात्मक संरचना विभाग के भीतर नियंत्रण और समन्वय को बढ़ावा देती है क्योंकि कार्य समान प्रकृति के होते हैं? तो नीचे कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उसमें से देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें अपने टास्क के बेसिस पे या काम के बेसिस पे डिपार्टमेंट को बनाया जाता है। तो जितने भी स्ट्रक्चर है वो पहले समझ लेते हैं, देन आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में कंपनी अपने काम को अलग अलग प्रोडक्ट से, सर्विसेज से या रीजन के हिसाब से डिवाइड कर देती है। जैसे एक कंपनी मोबाइल, टीवी और फ्रिज बनाती है तो हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग डिवीजन होगा, अपने अपने एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस के साथ। हर डिवीजन अपनी मिनी कंपनी की तरह क्या करती है, काम करती है। सेकेंड है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है। इसमें अपने काम के बेसिस पे या टैक्स के बेसिस के ऊपर से डिपार्टमेंट को डिवाइड किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस आदि। हर डिपार्टमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना काम करता है, जैसे एक ही एचआर टीम पूरी कंपनी के लिए एचआर का काम संभालती है। जो थर्ड है वो है फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब है एक ऑफिशियल सेटअप जिसमें रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होती है। जैसे एक ऑफिस में सीईओ, मैनेजर, टीम लीडर, एम्प्लॉय सभी की पोजीशन फिक्स रहेगी, क्या काम करना है ये भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फोर्थ है मैट्रिक स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें एम्प्लॉयज़ को मल्टीपल मैनेजर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर तब यूज़ होता है जब कंपनी एक साथ कई प्रोजेक्ट्स और डिपार्टमेंट को मैनेज कर रही होती है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें टैक्स के बेसिस पे या काम के बेसिस पे स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट बनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है फंक्शनल स्ट्रक्चर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द ब्रेटन वुड्स मॉनिटरी सिस्टम was based on the fixed rate monetary system. It is lasted between the years. ब्रेटन वुड मौद्रिक प्रणाली स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर आधारित थी। यह किस अवधि तक अस्तित्व में रही? तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो ब्रेटन वुड मॉनिटरी सिस्टम है वो कितने समय तक अस्तित्व में थी। सो इट इज़ लास्टेड बिटवीन 1944 टू 1971। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। सेवेंथ क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री कंडीशन फॉर अप्लाइंग काई स्क्वायर टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी काई स्क्वायर परीक्षण के लिए पूर्व शर्त है? तो पहले समझ लेते हैं काई स्क्वायर टेस्ट क्या है। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, उसमें दो टाइप है, पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है। काई स्क्वायर टेस्ट, इसमें दो श्रेणीय चर रहते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अब ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या है? एग्जाम्पल ले लो, जेंडर में आता है मेल एंड फीमेल। अगर कलर ले लोगे तो ले लो ब्लू एंड रेड। तो ऐसे दो कैटेगोरियल वेरिएबल्स है, दो श्रेणीय चर है, इनके बीच में कोई संबंध बन रहा है या नहीं, ये जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में उसकी प्री कंडीशन क्या है, पूर्व शर्त क्या है, ये पूछा गया है। तो जो काई स्क्वायर का डेटा है वो कभी भी परसेंटेज और रेशियो फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, डेटा शुड नॉट बी प्रेजेंट इन परसेंटेज और रेशियो फॉर्म। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिसिपेंट्स इन टी बिल्स मार्केट? टी बिल्स बाजार में भाग लेने वाले कौन कौन हैं? तो पहले टी बिल्स क्या है और टी बिल्स मार्केट क्या है ये समझ लेते हैं। टी बिल्स को ट्रेजरी बिल भी बोला जाता है। टी बिल्स एक ऋण उपकरण है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हमारे भारत सरकार ने कम समय के लिए धन को उधार लेने के लिए क्या किया है? जारी किया है। इसकी जो मैच्योरिटी रहती है, इसकी जो अवधि रहती है वो 1 साल से भी क्या होती है? कम की होती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। इसका जो 10 ईयर पीरियड है, एक है 91 डेज़ का, एक 182 डेज़ का है और एक 364 डेज़ का है। अभी टी बिल्स मार्केट क्या ये समझ लेते हैं। टी बिल्स मार्केट वह स्थान है जहाँ पे टी बिल्स की क्या होती है? खरीदी और बिक्री होती है। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि टी बिल्स के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं। तो नीचे कुछ ऑप्शन है, उसमें से देखेंगे कि टी बिल्स के पार्टिसिपेंट कौन कौन है वो। तो ए वाला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये टी बिल्स की पार्टिसिपेंट क्या है? होती है। ये क्या करती है? टी बिल्स की जो नीलामी होती है उसका आयोजन कराने का काम करती है, ऑक्शन कंडक्ट कराने का काम करती है। तो ये टी बिल्स की पार्टिसिपेंट है। बी है कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक। तो ये क्या है? टी बिल्स के मेजर इन्वेस्टर्स है, तो इसके वजह से ये भी क्या है? टी बिल्स के पार्टिसिपेंट है। सी वाला ऑप्शन है फॉरेन्स बैंक, विदेशी बैंक। तो ये भी क्या है? टी बिल्स के क्या है? पार्टिसिपेंट है। जो फेमा एक्ट है उनके नियमों के तहत इनको भी क्या किया है? अलाव किया गया है। तो ये भी टी बिल्स की पार्टिसिपेंट है। डी वाला है प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि। तो ये पार्टिसिपेंट नहीं है टी बिल की, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो इसके वजह से ये टी बिल्स की पार्टिसिपेंट नहीं है। ई वाला कॉर्पोरेट्स, ये भी क्या है? टी बिल्स के पार्टिसिपेंट है। तो ए बी सी ई ये हमारा क्या है? ये सब क्या है? टी बिल्स के पार्टिसिपेंट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर सेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के अनुसार वेतन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से देखेंगे कि सेक्शन 17 के अंडर क्या क्या आता है। तो पहला ऑप्शन है वेजेस, वेतन। तो ये सेक्शन 17 के अंडर आ जाता है। बी है परक्यूजिट्स, परिलाभ। अभी ये परक्यूजिट्स मतलब क्या? जो नॉन कैश बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलते हैं, जैसे कि कार है, हाउस रेंट मिल जाता है, तो ये सब क्या है? परक्यूजिट्स में आता है और ये भी सेक्शन 17 के अंडर क्या होता है? आ जाता है। सी ऑप्शन है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेतन के बदले लाभ। जो हमें वेतन के अलावा भी जो लाभ मिलते हैं, जैसे कि जॉइंट बोनस वगैरह, तो ये सब प्रॉफिट इन ल्यू के अंडर आता है और ये भी सेक्शन 17 के अंडर क्या होता है? आ जाता है। नेक्स्ट है कंपेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारी के अनुबंध समाप्ति पर मुआवजा।
कर्मचारी की सेवा समाप्ति पर क्या मिलता है, उनको कंपेंसेट किया जाता है। तो ये भी क्या है, सेक्शन 17 के अंडर आ जाता है। तो चारों भी ऑप्शन सेक्शन 17 के अंडर आ रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4th वाला। 10th question, what will be the dividend per share of the Rotas Industries for the year 2024 given the following information about the company? रोतस इंडस्ट्रीज का 2024 के लिए प्रतिशत लाभांश क्या होगा यदि निम्न जानकारी दी गई है। तो नीचे इंफॉर्मेशन में दिया है अर्निंग पर शेयर फॉर 2024, मतलब करंट ईयर का अर्निंग पर शेयर दिया है वो है ₹3। डिविडेंड पर शेयर फॉर 2023, लास्ट ईयर का हमें डिविडेंड पर शेयर दिया है वो है ₹1.2। टारगेट पे आउट रेशियो है हमारा 0.6 और जो एडजस्टमेंट रेट दिया है 0.7। इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें डिविडेंड पर शेयर ढूंढना है फॉर द ईयर 2024, मतलब करंट ईयर का डिविडेंड पर शेयर ढूंढना है। तो ये डिविडेंड पर शेयर ढूंढने के लिए हम लिंडनर्स मॉडल का डिविडेंड स्मूथनिंग फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। हमारा फार्मूला है डिविडेंड पर शेयर करंट ईयर इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर लास्ट ईयर प्लस एडजस्टमेंट रेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है टारगेट पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई अर्निंग पर शेयर करंट ईयर माइनस डिविडेंड पर शेयर लास्ट ईयर। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। तो हमारा डिविडेंड पर शेयर था लास्ट ईयर का 1.2 प्लस एडजस्टमेंट रेट था 0.7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है टारगेट पे आउट रेशियो जो 0.6 है, अर्निंग पर शेयर है हमारा 3 करंट ईयर का माइनस डिविडेंड पर शेयर लास्ट ईयर का है हमारा 1.2। तो अभी जो ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व करके लेंगे, तो सॉल्व करते हैं। तो 1.2 प्लस 0.7 ब्रैकेट में है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा आंसर आएगा 1.8 माइनस 1.2। अगेन हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 1.2 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई, तो 1.8 माइनस 1.2, तो हमारा आंसर आएगा 0.6। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले जो मल्टीप्लिकेशन है वो सॉल्व होता है, देन वी विल डू द एडिशन। तो 1.2 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो हमारा आंसर आएगा 0.42। अभी इन दोनों को एडिशन कर लो और देखो क्या आंसर आ रहा है वो। तो 1.2 प्लस 0.42, तो हमारा आंसर आएगा 1.62। तो हमारा करंट ईयर का डिविडेंड पर शेयर है 1.62। तो इस आंसर का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है ₹1.62। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।